तो चलिए आज बात करते हैं शेक्सपियर की एक बहुत ही मजेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी की, जिसका नाम है एज यू लाइक इट। ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां प्यार करने के लिए आपको कोई और बनना पड़ता है और अपनी आज़ादी पाने के लिए अपना घर ही छोड़ देना पड़ता है। और सच कहूं तो इस कहानी का पूरा सार शेक्सपियर की बस इसी एक लाइन में छिपा है। ये नाटक हमें यही तो दिखाता है कि कैसे इसके सारे किरदार अपनी असली पहचान को छिपाकर नए नए भेष अपनाते हैं, नई नई भूमिकाएं निभाते हैं। और जानते हैं मजे की बात क्या है? इसी खेल खेल में वो अपनी असली पहचान और अपना सच्चा प्यार पा लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दरबार से, लेकिन ये कोई आम दरबार नहीं है। यहाँ के माहौल में ही जैसे जहर घुला हुआ है। और यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो झगड़े एक साथ चल रहे हैं। एक तो भाइयों के बीच में और दूसरा राजगद्दी के लिए। देखिए, एक तरफ है ऑरलैंडो, जिसका सगा बड़ा भाई ओलिवर उससे बेइंतहा नफरत करता है। न तो उसे उसकी जायदाद का हिस्सा देता है, न ही उसे कोई अच्छी परवरिश मिलने देता है। और दूसरी तरफ है ड्यूक फ्रेडरिक, जिसने धोखे से अपने ही बड़े भाई ड्यूक सीनियर से उनका राजपाट छीन लिया और उन्हें जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। मतलब परिवार हो या सत्ता, दोनों ही जगहों पर अन्याय का ही बोलबाला है। तो अब अपने हक के लिए लड़ने और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए ऑरलैंडो एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो उस दौर के एक नामी पहलवान चार्ल्स से कुश्ती लड़ने का फैसला करता है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऑरलैंडो उस अजय पहलवान को हरा देता है। इस एक जीत से वो रोज़ैलिन का दिल तो जीत लेता है, लेकिन जालिम ड्यूक फ्रेडरिक की नज़रों में खटकने लगता है। अब दरबार का माहौल इतना बिगड़ चुका है कि वहां रहना, सांस लेना भी मुश्किल है। और यहीं से कहानी के हीरो हीरोइन उस घुटन भरी दुनिया को पीछे छोड़कर ऑर्डन के जंगल की खुली आज़ाद हवाओं की तरफ निकल पड़ते हैं। देखिए, ड्यूक फ्रेडरिक का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है और वो अपनी ही भतीजी रोज़ालिंड को राज्य से निकाल देता है। लेकिन उसकी अपनी बेटी सीलिया अपनी बहन रोज़ालिंड के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वो कहती है, जहां तुम वहां मैं, और वो भी साथ चलने का फैसला कर लेती है। अब जाहिर है सफर खतरनाक है, तो दोनों भेष बदल लेती हैं। रोज़ालिंड एक लड़का बन जाती है, नाम रखती है गैनीमीड, और राजकुमारी सीलिया बन जाती है एक आम गडरिन एलेना। और जानते हैं, रोज़ैलिंड का चुना हुआ ये नाम गैनीमेड बहुत खास है। ग्रीक कहानियों में गैनीमेड को इतिहास का सबसे खूबसूरत नौजवान माना जाता था। तो ये नाम चुनकर शेक्सपियर ने रोज़ैलिंड के किरदार को और भी गहरा और पेचीदा बना दिया है, जहां पहचान सिर्फ एक पहनावा नहीं रहती, बल्कि एक ताकत बन जाती है। लेकिन मजे की बात देखिए, जिसे दुनिया सजा समझ रही है, वो असल में उनके लिए आज़ादी का टिकट है। दरबार से निकाला जाना उनके लिए एक मौका है, जैसे किसी पिंजरे से आज़ाद होना। ये जंगल उनके लिए कोई सजा की जगह नहीं, बल्कि आज़ादी का एक नया रास्ता है। तो अब कहानी दरबार की साजिशों से निकलकर जंगल की खुली हवा में सांस ले रही है। और यहाँ जहाँ कोई बंदिशें नहीं है, प्यार के ऐसे ऐसे फूल खिलते हैं कि सब कुछ उलझ जाता है, लेकिन बड़े ही मजेदार तरीके से। और उधर जंगल में एक और आशिक पहुंच चुका है, ऑरलैंडो। वो भी अपने भाई के डर से भागकर उसी जंगल में आ जाता है। और वो रोज़ालिंड के प्यार में इतना दीवाना है कि जंगल के हर एक पेड़ पर उसके लिए कविताएं लिख लिख कर टांग रहा है। कविताएं थोड़ी बचकानी है, पर उसका प्यार एकदम सच्चा है। जरा उसकी शायरी का एक नमूना तो देखिए। ये प्यार में डूबे एक सच्चे आशिक की आवाज़ है, जो पूरी दुनिया को अपनी मोहब्बत के बारे में बताना चाहता है, भले ही तरीका थोड़ा अनाड़ी क्यों ना हो। और फिर आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। रोज़लिंड, जो अब गैनीमेड है, ऑरलैंडो से मिलती है। वो ऑरलैंडो से वादा करती है कि वो उसकी इस प्यार की बीमारी का इलाज कर देगी। और इलाज क्या है? बहुत ही अजीब। गैनीमेड खुद रोज़लिंड होने का नाटक करेगा, ताकि ऑरलैंडो उसके साथ प्यार जताने की प्रैक्टिस कर सके। सोचिए जरा, ऑरलैंडो असल में रोज़लिंड को ही अपने दिल की बात बता रहा है, और उसे पता भी नहीं कि वो रोज़लिंड ही है। अब यहाँ से मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। ऑरलैंडो को तो लग रहा है कि वो एक लड़के से अपने प्यार का इजहार कर रहा है, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। फीबी नाम की एक गडरियन है, जो अपने प्रेमी सिल्वियस को तो बिल्कुल भाव नहीं देती, पर जैसे ही वो गैनीमीड को देखती है, उसे उससे प्यार हो जाता है। अब ये प्यार का एक मजेदार चौतरफा जाल बन चुका है।
तो अब रोज़लिंड सिर्फ एक भागी हुई लड़की नहीं है। नहीं, गैनमीड के भेष में वो इस पूरे खेल की डायरेक्टर बन चुकी है। अब वही तय करेगी कि इन उलझी हुई प्रेम कहानियों का अंत आखिर कैसे होगा। इसी बीच जंगल में एक चमत्कार होता है। ऑरलैंडो का सामना अपने जालिम भाई ओलिवर से होता है, जिस पर एक शेरनी हमला कर रही होती है। ऑरलैंडो अपनी जान पर खेलकर उसे बचाता है, और ये देखकर ओलिवर का पत्थर दिल पिघल जाता है। वो पूरी तरह से बदल जाता है, और बस यहीं उसकी मुलाकात एलिएना यानी सीलिया से होती है, और दोनों को पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है। अब गैनीमीड एक मास्टरमाइंड की तरह सारे धागे अपने हाथ में ले लेता है। वो एक जादूगर की तरह सबके भविष्य का फैसला करता है और लैंडो से वादा करता है, कल तुम्हारी शादी रोज़ालिंड से होगी। फीबी से कहता है, अगर मैंने कभी किसी औरत से शादी की तो वो तुम होगी, और बेचारे सिल्वियस को दिलासा देता है कि आखिर में फीबी उसी की होगी। ये वादे सुनने में तो एकदम नामुमकिन लगते हैं, पर गैनीमीड के पास एक जबरदस्त प्लान है। और फिर आता है कहानी का वो ग्रैंड फिनाले, वो शानदार अंत, जहां सारे नकाब उतरते हैं, सारी गलतफहमियां दूर होती हैं, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-4 शादियां होती हैं। इस जादुई माहौल को और भी खास बनाने के लिए शादी के देवता हाइमन खुद मंच पर आते हैं। वही सबके सामने गैनीमीड का राज खोलते हैं, और रोज़लिंड अपनी असली पहचान में सबके सामने लौट आती है। सारा का सारा भ्रम एक पल में दूर हो जाता है, और इसके साथ ही सब कुछ अपनी सही जगह पर आ जाता है। रोज़ालिंड की शादी उसके प्यार ऑरलैंडो से होती है। सीलिया की शादी अब सुधर चुके ओलिवर से होती है। फीबी को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो सिल्वियस से शादी कर लेती है। और यहाँ तक कि विदूषक टचस्टोन की शादी भी ऑड्रे से हो जाती है। चारों तरफ बस जश्न और खुशियों का माहौल है। लेकिन रुकिए, खुशियाँ यहीं खत्म नहीं होती। एक आखिरी और सबसे बड़ी खबर आती है। वो जालिम ड्यूक फ्रेडरिक, उसका भी दिल बदल गया है। उसने सब कुछ त्याग कर एक संत का जीवन अपना लिया है, और अपना राजपाट वापस अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को सौंप दिया है। इस तरह प्यार और राजनीति दोनों ही झगड़े हमेशा के लिए सुलझ जाते हैं। पर इस हैप्पी एंडिंग वाली भीड़ में एक किरदार ऐसा भी है जो इस जश्न में शामिल नहीं होता। वो है जैकस, वो दार्शनिक जो हमेशा दुनिया के दुखों पर सोचता रहता है। वो इस नई खुशहाल दुनिया का हिस्सा बनने के बजाय सब कुछ छोड़कर एक मठ में शामिल होने चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब हर कोई एक साथ आ रहा है तो वो अकेलापन क्यों चुनता है? शायद यही वो सवाल हैं जो शेक्सपियर हम सब के लिए छोड़ जाते हैं।